हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईआईटी वाला एसएससी एस्पिरेंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी सीजीएल के लिए जीके की फुल प्रूफ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले अ बिट अबाउट माई सेल्फ। मैंने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उसके बाद 2020 से लेकर 2024 तक मैंने सीएससी में 4 अटैम्प्ट्स दिए हैं, जिनमें 3 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिखा है। 2023 मेंस के बाद मैंने स्टेट पीसीएस मेंस पे भी थोड़ा फोकस किया। 2 प्रीलिम्स क्वालिफाई करके एक बार हरियाणा का और एक बार राजस्थान का मेंस लिखा है। और इसके साथ साथ मैंने यूपीएससी का एपीएफसी इंटरव्यू भी दिया था लास्ट ईयर। तो सीजीएल 2024 मैंने दिया। यहाँ पे फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड एज जेएसओ विद रैंक 230। और इसके साथ साथ मैंने आईबीपीएस पीओ का भी पेपर दिया था। वहाँ पे मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में प्रोबेशनरी ऑफिसर की ड्यूटी मिली है। लेकिन मैसेज क्लियर है, पिक्चर अभी बाकी है। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ। जीके की फुल प्रूफ प्लान के लिए सबसे पहला स्टेप, सबसे ज़रूरी स्टेप है, आपको जीके का सिलेबस पता होना चाहिए। एसएससी सीजीएल का जीके का प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस है। ये वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए, काफ़ी ज़रूरी है सिलेबस का पता होना। तो इस सिलेबस को हम 3 पिलर में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 यूपीएससी पिलर, इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ये 4 सब्जेक्ट रखे हैं मैंने। नंबर 2 साइंस पिलर, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। एंड नंबर 3 अदर पिलर, इसमें स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है और रैंडम क्वेश्चन है। एसएससी का डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीट कोड बताना चाहूँगा, जिसके कारण मैंने बार बार प्रीलिम्स को अच्छे से क्वालिफाई किया है। ये एक ऐसा अप्रोच होती है एग्ज़ाम के लिए, जिसके कारण जो बंदा एक बार सीएससी प्रीलिम्स हो गया या एसएससी सीजीएल हो गया, अगर एक बार वो पेपर क्वालिफाई करने लग जाता है ना, तो वो उन स्टेजेस को बार बार क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उनको अप्रोच पता लग जाती है कि उस पेपर के लिए क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। एक बार ब्रीफ में हम प्रीलिम्स के अप्रोच को थोड़ा डिस्कस करते हैं। यूपीएससी में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेपर में जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो आते कहाँ से है। तो उसके लिए मैंने सारे 100 क्वेश्चन को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया था। करंट अफेयर अनप्रेडिक्टेबल, करंट अफेयर पेरिफेरल, करंट अफेयर कोर, बेसिक प्लस करंट अफेयर, कोर बेसिक, टफ कोर नॉट टू बी फाउंड, ये डिवीजन की। और मैंने पाया कि हर साल ना क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 25% पेपर होता है जो इन 2 एक्सट्रीम पिलर से आता है। जो ये 25% पेपर होता है जो 2 एक्सट्रीम पिलर से आता है, हमें इस पे फोकस नहीं करना होता। और मेजॉरिटी जनता यही गलती करती है, दे रन आफ्टर दिस 25 क्वेश्चन। हमें ये जो 75% पेपर है यहाँ पे फोकस करना होता है। सेकंड स्टेप क्या है, हमें पूरे पेपर का लेवल पता होना चाहिए। काफ़ी क्वेश्चन आसान आते हैं, कुछ क्वेश्चन मीडियम आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं उनको तो छोड़ना ही होता है। तो मैंने 3 साल के पेपरों को ऐसे डिवाइड कर रखा है। और इससे कंक्लूजन यही आया कि हमें इजी और मीडियम यहाँ पे हाई एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, टफ में थोड़े बहुत नंबर भी चलेंगे। और जब अपन ये पेपर की डिवीजन कर लेते हैं तो उसके बाद ना अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना होता है हमें। मेरा खुद का 2020 का पेपर है, तो मैंने यहाँ पे जो ये रेड कर रखा है ना, ये रेड थी मेरी अवॉइडेबल मिस्टेक, जो पेपर में मेरे को अवॉइड करनी थी। जैसे काफ़ी मिस्टेक्स होती है, जैसे ये 1 है, ये 8 है, ये क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, लेकिन ये गलत होना लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं है गलत होने में। लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैंने छोड़ दिया, ये क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं होता है। तो अपनी अवॉइडेबल मिस्टेक्स पहचाननी है। कई बार क्वेश्चन छोड़ना भी एक मिस्टेक होती है। जैसे ये 2 टफ क्वेश्चन थे, ये दोनों टफ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, ये भी एक मिस्टेक है। अटैम्प्ट करना था, गलत हो जाए बेशक, अटैम्प्ट करना था। क्योंकि इसका क्या रहता है, हम ना करीब करीब 50-50 आ जाते हैं, तो उसके बाद डरना नहीं होता है। 50-50 आ गए तो अटैम्प्ट करना होता है। तो एग्ज़ाम को यूँ ईजी मीडियम में डिवाइड करके मैंने क्या पाया कि जो ईजी और मीडियम क्वेश्चन होते हैं ना, इनका अप्रोक्सीमेट 70 नंबर होते हैं। मतलब हर बार 70 क्वेश्चन सीएससी में ईजी और मीडियम कैटेगरी के आ रहे हैं। और यही हमारा फोकस होना चाहिए, हाई एक्यूरेसी का। बच्चे गलती क्या करते हैं, जो ये 30 क्वेश्चन टफ है ना, वो इसमें एक्यूरेसी लाने की ट्राई करते हैं कि हमें कोई ये करा दे, 70 तो हम कर लेंगे। और उनका ये आइडिया क्यों डेवलप हो जाता है, क्योंकि ये 70 क्वेश्चन ना वो कहीं ना कहीं देख चुके होते हैं
अपने स्टैंडर्ड सोर्स में, कभी करंट अफेयर में, कभी टेस्ट में। तो उन्हें लगता है कि एक बार हमने देख लिया है ना, तो हम तो पेपर में इसको कर लेंगे, जो भी हमने ये देखा नहीं है, जो मुश्किल है कोई हमें ये ठीक करा दे। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपको यही फोकस रखना है, यही 70 क्वेश्चन है जो सिलेक्शन कराएंगे, और इन 70 क्वेश्चन में हमें अपनी अवॉइडेबल मिस्टेक्स ढूंढनी पड़ेंगी। और अवॉइडेबल मिस्टेक ढूंढते हुए कई बार कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें गलत करने होते हैं, वो गलत करने से डरना नहीं है। और जब आप ये एनालिसिस करो ना, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। जैसे मेरे भी बाकी 3 फ्रेंड हैं, हम जनरली प्रीलिम्स के बाद अपना पेपर डिस्कस करते हैं कि तूने क्या किया, मैंने क्या किया। चारों ये प्रीलिम्स में हर बार अच्छे से नंबर लाते हैं, अच्छे से प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं और फोड़ते हैं। तो हमारे इस डिस्कशन पे हमने क्या अपना रूल बनाया था प्रीलिम्स के लिए, पहले कि कितना सिलेबस कवर करना काफ़ी होगा। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि जो ये 75% के जो 4 पिलर के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हम इसको मेन टारगेट रखेंगे। और यही 2080 अप्रोच है जो मतलब यूपीएससी वाले एस्पिरेंट काफ़ी फॉलो करते हैं। मतलब नाम के लिए 2080 है, असली में मेरे को ये 40-70 लगता है कि 40% चीज़ आपको पढ़नी है, वहाँ से आपका 70% पेपर आएगा। इस अप्रोच का जो फ़ायदा होता है, जो लोगों ने सुना है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज कवर्ड बाय यूपीएससी, वो मिथ को ये अप्रोच तोड़ देती है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है, मेंस का तो एकदम भयंकर तरीके से, प्रीलिम्स की भी ना चीज़ें डिफाइंड है, बस हमें वो देखनी है कि कहाँ कहाँ है। और जो ये 30 क्वेश्चन होते हैं ना रैंडम वाले, हमें उनसे बचना होता है। जब एस्पिरेंट्स उन 30 क्वेश्चन के पीछे भागते हैं तो वो अपना सारी मेहनत को एकदम बर्बाद कर लेते हैं। रूल नंबर 2 जो हमने डिसाइड किया कि हम ना अलग अलग कैटेगरी के जो क्वेश्चन है ना, इनके लिए एक टारगेट रखेंगे। जैसे इजी क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 25 आते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम 1 गलती अलाउड है। अगर एक से ज़्यादा गलती की आप पेपर में फेल हो जाओगे, जो मेरे साथ हुआ 2021 में। मैंने इजी में 3 मिस्टेक्स कर दी, मेरी कट ऑफ 2 मिस्टेक से ही बची है कि 2 क्वेश्चन जो मैं गलत किया वो 2 इजी ठीक कर देता, मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाती। मेरे 85 नंबर थे, 88 के राउंड कट ऑफ थी। मीडियम में हमारा रूल रहता है कि हमें 75% एक्यूरेसी चाहिए। देखो इसको समझाता हूँ। 4 क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन ठीक करने हैं, 1 क्वेश्चन गलत करना, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप क्या ट्राई करोगे कि जो आपका 1 क्वेश्चन ठीक गलत हो रहा है ना, आप उसको ठीक करने के लिए भागोगे, तो उस चक्कर में क्या होगा, आपका वो एक तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उस एक ठीक होने के चक्कर में बाकी मीडियम के 2 क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग फिर अलग तरीके से काम करने लगता है। वो यूपीएससी के पैटर्न को छोड़ के अलग रास्ते पे चला जाता है। तो वो 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ठीक करने के लिए 1 क्वेश्चन की बलि देनी होती है। और जो लोग ये एक बलि देने से डरते हैं, वो उस एक को तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन वो 2 अपने गलत कराते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे 75% एक्यूरेसी होनी चाहिए, वहाँ पे 50% एक्यूरेसी आ जाती है और कट ऑफ के आप इस साइड आ जाते हो। टफ क्वेश्चन जो हमने देखा है पिछले मतलब मेरे 3 साल के एनालिसिस में, अप्रोक्सीमेटली 60 नंबर के टफ क्वेश्चन आते हैं। अब इन टफ क्वेश्चनों में अगर आप 12 नंबर भी ले आए ना, आप बहुत ज़्यादा नंबर निकाल लिए हो। इससे ज़्यादा यहाँ पे नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ना नीड है। दिक्कत कब होगी, जब यहाँ पे 12 की जगह आप ट्राई करोगे मैं 30 नंबर निकाल लूँ। तो जैसे 30 नंबर निकालने की आप ट्राई करोगे, आप इतनी रैंडम चीज़ें पढ़ लोगे कि जो आपकी जो बाकी 70 क्वेश्चन की कंटेंट है ना, वो एकदम डाइल्यूट हो जाएगा। ना उसकी आप रिवीजन करोगे, ना उसकी अप्रोच सीखोगे, उन 30 क्वेश्चनों के पीछे भागते रहोगे। और फिर आपको लगेगा यूपीएससी का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि पढ़ के हम बर्बाद हो गए, लेकिन कुछ पेपर में नहीं आया, क्योंकि जो 70 क्वेश्चन आ रहे हैं हमें वो देखने हैं। तो मेरी ये यूपीएससी सीएससी की अप्रोच मैंने अभी अपने एसएससी सीजीएल की एक अटैम्प्ट के बाद सीजीएल के पेपर्स में लगाई, टीयर 1 में लगाई, टीयर 2 में लगाई, और देखते हैं मेरा क्या कंक्लूजन निकला है। तो जो हमने अभी देखा था 3 पिलर है, 3 पिलर में हमें अपने को सिलेबस डिवाइड करना है। जो टीयर 1 होता है 25 क्वेश्चन है, वहाँ पे 15 क्वेश्चन डुएबल आते हैं फ्रॉम 2 पिलर्स, यूपीएससी और साइंस पिलर। इन 2 पिलर के 15 क्वेश्चन होते हैं डुएबल। 5 क्वेश्चन डुएबल आते हैं स्टैटिक से, और 5 क्वेश्चन आते हैं सुपर हार्ड टाइप क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन एकदम आपको नानी याद दिला देंगे, ये आपसे ठीक नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा टारगेट होने वाला है, जो ये 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हमारे यही टारगेट होंगे। जो ये रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है हार्ड वाले, इनके पीछे आपको कभी नहीं जाना है। जिस दिन आप इनके पीछे भागने लगे,
कोई टीचर आगे क्लेम करने लगा कि मेरे कंटेंट में ये 5 क्वेश्चन है, उनसे दूर भागिए, क्योंकि वो अपने कंटेंट में वो 5 क्वेश्चन दिखाने के लिए वो कंटेंट को 5 गुना बढ़ा दे रहे हैं। जहाँ पे आपको 20 पेज पढ़ के, जहाँ पे आपको 20 पेज 40 पेज पढ़ के आपका स्टैटिक जीके हो जा रहा था, अब उसी स्टैटिक जीके के लिए आपको 200 पेज पढ़ने पड़ेंगे। एक बार पढ़े जाएंगे, वो याद नहीं होंगे, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 40 पढ़ोगे तो नंबर भी आ जाएंगे, 200 पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएंगे। और जो ये 5 क्वेश्चन है ना, अगर आपने 20 क्वेश्चन को ढंग से टारगेट किया, टाइम आने पे 5 भी ठीक हो जाते हैं, 5 में से 2 ठीक हो जाएंगे, बहुत बढ़िया है। तो टीयर 1 के 3 पिलर के अगर क्वेश्चन देखें तो इनका मेन ब्रेकडाउन क्या रहता है। यूपीएससी पिलर में पॉलिटी के 2 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन। साइंस पिलर में टोटल 4 क्वेश्चन रहते हैं टीयर 1 में, लेकिन मेंस में इसकी वेटेज थोड़ी बढ़ जाती है, 6-7 तक ये नंबर चला जाता है। अदर पिलर में स्टैटिक में 5 क्वेश्चन रहते हैं, करंट अफेयर के 3-4 और रैंडम 2-3 क्वेश्चन। मेंस में स्टैटिक का नंबर थोड़ा कम हो जाता है और वो साइंस का नंबर बढ़ जाता है। ये डिवीज़न मैंने ऑब्जर्व की है। 2022 और 2023 इसमें मेंस के 5 पेपर हुए टोटल। तो उसमें हमने क्वेश्चन की कैटेगरी डिवाइड की, तो मैंने क्या पाया, 15 क्वेश्चन आते हैं डूएबल, 5 क्वेश्चन होते हैं मीडियम और 5 क्वेश्चन होते हैं हार्ड। और इनको मैंने सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइड करके कंक्लूजन पे पहुंचा। तो थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन में क्या था और उसकी अपनी लर्निंग मोटी मोटी क्या है। इसके लिए मैंने क्या किया, 2 मार्च का पेपर उठाया, वहाँ पे जो जो करंट अफेयर के क्वेश्चन दिखाई दिए मेरे को, मैंने उनको लिखा। तो कंक्लूजन क्या निकला मेरा कि जो अपना अवार्ड्स है, अवार्ड्स के बारे में अपने को बेसिक पता होना चाहिए, जो रिसेंट में किसको क्या मिला है। अलग अलग इंडेक्स आ जाते हैं, उस पर इंडिया की रैंकिंग क्या है, उनका रैंकिंग का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जो स्कीम्स होती है, स्कीम्स का बेसिक पता होना चाहिए। ये फिर से स्कीम के बेसिक का क्वेश्चन है। कोई रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी या कोई करंट अफेयर था, उसका थोड़ा आइडिया हो। अब जैसे ये हो जाता है टफ क्वेश्चन, इनके पीछे अपन को नहीं भागना है। बैंक ये क्रिकेट के अवार्ड्स मिले तो इसका तो मतलब लोगों को जनरली आइडिया रहता ही है। जो रिसेंट में गवर्नमेंट स्कीम्स है उनके बारे में पता हो। लाइक क्वेश्चन था निपुण भारत का, लेकिन उसके जो बाकी ऑप्शन थे ना, ये भी अपने को स्कीम पता होनी चाहिए। तो ये अपन जब PYQ एनालिसिस करते हुए चीज़ें पढ़ेंगे, अपन इन स्कीम्स के बारे में भी पढ़ लेंगे और इससे आइडिया लगेगा कि आने वाले टाइम पे अपने को कैसे करंट अफेयर पढ़ना है। अगर जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे, आपको कभी आइडिया नहीं लगेगा खुद से कि करंट अफेयर आपको कैसे पढ़ना है। सिमिलरली ये क्वेश्चन हो गया कि पोर्टल के बारे में पूछ लिया, ई श्रम पोर्टल का क्वेश्चन था, उसके अलावा ये 3 पोर्टल थे। पोर्टल के बारे में इस बार भी फिर से क्वेश्चन आ गया। इंडिया का कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन था, मालदीव्स को क्या हेल्प दी। इसी लाइन पे जब अपन करंट अफेयर पढ़ेंगे तो अपन ध्यान देंगे कि अभी श्रीलंका को हेल्प दे रहा था तो क्या हेल्प दी थी, बांग्लादेश को दी तो क्या दी। मतलब इनको हंट नहीं करना होता, लेकिन जब करंट अफेयर को पढ़ते हैं अपन तो इन थीम्स पे अपन थोड़ा एक्स्ट्रा केयर रखेंगे ताकि वो चीज़ें कवर हो जाए। सिमिलरली ये नेशनल गेम्स हो गए, कोई रिसेंट में बिल आ गया उनके बारे में पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आ गई। अगेन इन चीज़ों को आप इतना डीप में नहीं जा सकते, देख लिया तो देख लिया, वरना ये छोड़ने लायक या गलत करने वाले क्वेश्चन होते हैं। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ये तो 2022 के पेपर थे। अब जैसे 2023 का पेपर आया तो उसमें हमने क्या पाया, देखो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स यहाँ पे पूछे गए थे, नेशनल गेम्स का यहाँ पे पूछ लिया, एक गवर्नमेंट की स्टेट की स्कीम के बारे में पूछ लिया, स्कीम में भारतमाला प्रोजेक्ट को डिटेल में पूछ लिया। यहाँ पे भारतमाला को प्रोजेक्ट को डिटेल में पूछा है, 2024 वाले में भारतमाला की बस मिनिस्ट्री पूछ लिया। एकदम आसान क्वेश्चन, किसी ने ये थोड़ा सा भी ध्यान से किया होगा वो गलत बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से रिलेटेड मतलब ST का स्टेटस था, वो एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था, सिमिलर यहाँ पे आ गया। लेकिन ये काफ़ी डेप्थ में हो जाता है, इतने डेप्थ में अपन नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब पढ़ते हुए अपने को ये ध्यान भी रखना है कि क्या चीज़ें टारगेटेबल है, क्या चीज़ें टारगेटेबल नहीं है। ऐसा करंट अफेयर टारगेटेबल नहीं होता, पेपर में अपने को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। एक गवर्नमेंट स्कीम आ गई स्टेट गवर्नमेंट की, तो ये करंट अफेयर का मेन आइडिया हो गया। सेंसस का भी क्वेश्चन है, हर बार एक आता है, इस बार भी आया। तो सेंसस को अपने को एकदम डिटेल में पढ़ना होता है। सिंपल हिंट है, जो सेंसस का क्वेश्चन गलत करेगा वो सिलेक्शन से दूर कर लेगा खुद को मेंस में।
सिमिलरली स्टैटिक जीके के भी कुछ कुछ क्वेश्चन है जो अपन सोच सकते हैं कि ये स्टैटिक जीके है, मतलब स्टैटिक ना होके बाकी में भी कवर हो जाती है चीज़ें। सिमिलरली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्वेश्चन है, 2022 में चारों शिफ्ट में आए थे, तो इससे हिंट लेके अपन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा खुद से पढ़ लेंगे। UNFCCC इसके बारे में पूछा गया था 2022 वाले में, और 2024 में इसके बारे में फिर से पूछा गया है। तो देख रहे हो, मतलब थीम्स है बहुत रिपीटेटिव होती है। इकोनॉमी, अब जैसे अपने ये स्टैटिक टॉपिक्स हो जाते हैं जो UPSC पिलर में है, वहाँ पे अपने को किस डेप्थ तक जाना है किस टॉपिक में, ये आइडिया अपने को पेपर देख के ही पता लगेगा। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब एक टॉपिक है, उसके डेप्थ में थोड़ा सा अपने को पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक में ये पढ़ते हैं अपन, मतलब स्टैटिक इकोनॉमी में, और फिर उस क्वेश्चन को पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ आता है। मतलब कोई टीचर आके आपको ये समझा देगा, उससे बेटर है आप खुद पढ़ के उसमें एक बार दिमाग लगाइए फिर टीचर की सुनिए, क्योंकि वो एक थिंकिंग डेवलप करनी होती है पेपर के लिए, जिससे आप एग्जामिनर से कनेक्ट कर पाए। जब तक आपका एग्जामिनर से कनेक्शन नहीं होता दिक्कत रहती है। कैपिटल एक्सपेंसेस, ये एक मतलब टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला और बजट वाला, तो उसके लिए 2 पेज के आपके फॉर्मूले बनेंगे, मतलब फॉर्मूले नहीं 2 पेज के नोट्स बनेंगे, डायग्राम बना के आपको वो डिटेल में करना है। टैक्स के बारे में पढ़ना है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है। अब हर पॉलिसी को इतने डिटेल में पढ़ना नहीं है, लेकिन जो जो पॉलिसी आप पढ़ोगे तो एटलीस्ट उसका कुछ कुछ बेसिक पता होना चाहिए, और उसकी स्टेटमेंट पढ़ के वहाँ पे एलिमिनेशन करना आना सीखना पड़ेगा आपको। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड हो गया, सरफेसी एक्ट आ जाएगा, मतलब जैसे IBC कोड है तो इकोनॉमी में इसके जैसे क्या क्या टॉपिक है वो आपको क्लियर होने चाहिए। सरफेसी एक्ट हो जाती है, फेमा ये हो जाता है। NBFC MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन आया था, एटलीस्ट आपको NBFC का भी जो स्टेटस है पता होना चाहिए, मतलब उसके बारे में खुद से जाके थोड़ा पढ़ो। NBFC के क्या क्या टाइप होते हैं, MFI का क्या स्टेटस है, ये चीज़ें खुद से पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिक्स के। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, RBI का इंटरवेंशन होता है, उसका मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट रहता है ये पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन क्या है, मतलब स्टैटिक टॉपिक आपको जो स्टैटिक इकोनॉमी है, कंसेप्चुअल इकोनॉमी है, वो क्लियर होनी चाहिए आपकी। पर्सनल इनकम का क्वेश्चन है तो ये तो सब कराते हैं SSC में, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, जो स्टैंडर्ड टर्म्स है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको समझ आती है PYQ देख के। सिमिलरली ज्योग्राफी के अगर अपन क्वेश्चन देखें, जैसे राबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स, इन क्रॉप्स के डिवीजन पता होनी चाहिए आपको अच्छे से, इनमें चेंज क्या क्या मतलब इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है ये पता होना चाहिए, और इनके एग्जाम्पल क्या क्या है ये पता होना चाहिए। और इसको ना आपको यूँ नहीं है कि 70 जगह पढ़ना है, एक बार पढ़ के अपने नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे, वरना टीचर पे डिपेंडेंट रहोगे, बार बार राबी और खारिफ क्रॉप्स अलग अलग जगह पढ़ते रहोगे, कभी याद नहीं होंगी, हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी पेपर में। ये ज्योग्राफी के कुछ कुछ स्टैंडर्ड ऑथर्स है, स्टैंडर्ड थिंकर है, इनके बारे में पता होना चाहिए, एकदम स्टार्टिंग में आता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, तो ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। NCERT में या आपके स्टैंडर्ड सोर्सेस में हर जगह आपको मिलेगा। आपको बस दिमाग में क्लियर होना चाहिए आपको किस डेप्थ तक क्या टॉपिक पढ़ना है। ऐसे ये बाकी अलग अलग टॉपिक है, जैसे ये विंड्स आ गई, विंड्स के बाकी ये 3 ऑप्शन थे। आपको लगेगा ये 3 ऑप्शन तो मतलब हर कोई टीचर करा देता है, ये तो हमें वो पढ़ने हैं। नहीं भाई, ये NCERT में एक चैप्टर में दे रखे हैं, लगातार आगे पीछे है सब कुछ, तो एटलीस्ट एक बार वो चैप्टर आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन टीचर्स फॉर सच बेसिक थिंग्स। एक बार सुन लीजिए उनकी बात, लेकिन एक बार जाके खुद से एक बार स्टैंडर्ड सोर्स को देखिए। ऐसे ही एक टॉपिक हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नेम्स। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ये सारे नाम याद करने से पहले NCERT में जाके लगातार ये नाम दे रखे हैं, सबसे पहले आपको वो नाम याद करने होते हैं। उसके बाद थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करके एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन का टॉपिक देख लो 10 मिनट का, जो बाकी नए नाम लगे उन नाम में ऐड कर लो, ऐसे पढ़ना होता है। लेकिन अगर आप इसका ये करोगे, एक टीचर पकड़े, वो कभी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पढ़ा देंगे, कभी कुछ कराएंगे, कभी कुछ कराएंगे, कोई शॉर्ट नोट्स लेके आ गए अपने, आप यूँ कन्फ्यूजन में घूमते रहोगे, वो नहीं करना होता है। एक टॉपिक आइडेंटिफाई किया, उसको खुद से कंप्लीट करो, तो ये एक अप्रोच होती है। जैसे ये नदियों का क्वेश्चन आ गया तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है रिवर्स के बारे में बेसिक चीज़ें एक एक रिवर करके आपको खुद से पढ़नी है, वो कहीं से पढ़ लो।
सिमिलरली हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जैसे दिल्ली सल्तनत के बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन आ गया, ल्यूसेंट में एक टेबल दे रखी है, आपकी जिम्मेदारी वो जाके टेबल देखो पढ़ो। भीमबेटका साइट के बारे में क्वेश्चन आ गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक, ये अलग अलग साइट्स है ना, एटलीस्ट स्टैंडर्ड साइट इंपॉर्टेंट वाली उनको आप थोड़ा सा कवर कीजिए। कल को वरना बुर्ज होम दे देगा, भागते मत फिरना ये कहाँ से आ गई। मोरलेमिंटो रिफॉर्म्स का क्वेश्चन है, 1909 एक्ट है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बाकी जो एक्ट है इनके बारे में पढ़िए। इनको डिटेल में पढ़ने के लिए बच्चे क्या करते हैं, टीचर का सहारा लेने लगते हैं, नोट्स पढ़ने लगते हैं और फिर उनके नोट्स बनाने लगते हैं। ये काम नहीं करना। स्पेक्ट्रम में चैप्टर नंबर 26 है, उसको खोलो, फिर किसी भी टीचर का लेक्चर खोल लो, टीचर की बात सुनो, स्पेक्ट्रम पढ़ो। यू विल रियलाइज कितने अच्छे से आप वो एक चैप्टर को पढ़ के टीचर के थ्रू कवर कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ टीचर का सुन के उनके नोट्स को या तो पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना या उनके नोट्स को देख के खुद से लिखना। बहुत एनर्जी की वेस्टेज होती है और डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स होता है। उससे बेटर है क्लैरिटी होना चाहिए कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, और ये मैं आपको बताने की ट्राई करूँगा। सिमिलरली ये सारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों में अपन डेप्थ में जा सकते हैं। जैसे ये हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट। अब जो ये सेशन है, ये सेशन इतना हाईलाइटेड सेशन नहीं है, इतना ज़्यादा जनरली लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन क्योंकि एसएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन में भी बाकी ऑप्शन भी थोड़े कन्फ्यूजिंग थे, तो यहाँ पे अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है। एक टॉपिक हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, स्पेक्ट्रम में पीछे अपेंडिक्स दे रखा है, वो अपेंडिक्स आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अब मैं जनरली आगे आपको इंपॉर्टेंट वाले क्या दूँ, 1885 का याद रख लो, 1905 वाला, 1907 वाला, 1919, 1923, 1929, ये इंपॉर्टेंट वाले मैं याद कराने लग जाऊँ, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला नहीं आ रहा है, ये अपने को दिख गया है। तो अपने को ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा एफर्ट लगा के खुद से करना पड़ेगा। अपेंडिक्स में दे रखा है, वो अपेंडिक्स खुद से पढ़ना है। एटलीस्ट जो कम इंपॉर्टेंट वाले सेशन है ना, उनका प्रेसिडेंट तो आपको पता होना चाहिए, और वहाँ पे काम की चीज़ें दे रखी है, उतना विल बी इनफ। और जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, 1929 आ गया, 1931 आ गया, वो तो बल्ले बल्ले है, सब ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपने कवर किया और कल को 1914 आ गया, 1916 आ गया, ये दो भी ऑप्शन थे, आपको जो एज मिलेगा, 95% लोग ये क्वेश्चन में दिक्कत करेंगे, उनको तुक्का मारना पड़ेगा या उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, गैस करेंगे वो। आप इनको बहुत अच्छे से ठीक करोगे और सीधा ये एज मिलेगी आपको। सिमिलरली अलाउद्दीन खिलजी का एक टॉपिक है, तो ये आपको डिटेल में पढ़ने हैं। मतलब मेन मुद्दा क्या है समझाने का, क्वेश्चन देख के आपको अक्ल लगानी है कि वो टॉपिक मेरे को कितना डेप्थ में और कहाँ से पढ़ना है, ये मेन मुद्दा रहता है। जैसे ये बाकी क्वेश्चन देखे अपन ने, रियल नेम ऑफ बालबन पूछ लिया, तो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के स्टैंडर्ड चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी। कोया रेबिलियन है, तो ये रेबिलियन एंड रिवोल्ट्स का स्पेक्ट्रम में भी एक चैप्टर है, या तो वहाँ से कर लो, या ल्यूसेंट में एक टेबल दे रखी है, वहाँ पे 4 टाइप के, मतलब 4 टेबल्स दे रखी है अलग अलग टाइप्स की अपराइजिंग और रिवोल्ट्स। जिस दिन आपने वो टेबल पेज खोल के देख लिया ना, आप किसी टीचर की वीडियो देखना छोड़ दोगे। और जब तक आप वो पेज खोल के नहीं देखोगे ये सोच के कि ल्यूसेंट तो काम की नहीं होती, आप टीचरों के पीछे भागते रहोगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। राइटर ऑफ बादशाह नामा, अगेन इसकी भी एक टेबल है ल्यूसेंट में, तो वो वाली टेबल में आप डिसाइड कीजिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में से पढ़ना है, PYQ देख के समझ आएगा। ह्यून सेंग ट्रैवलर्स है, ल्यूसेंट में ट्रैवलर्स की पूरी लिस्ट दे रखी है, बेसिक ट्रैवलर्स का पढ़ना है आपको। लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं, कोई हमें ट्रैवलर्स करा दे, एक बार वहाँ पे जाके पढ़ो, 1-2 घंटा लग जाएगा पढ़ने में, मेहनत लगेगी, लेकिन सारे ट्रैवलर्स काम वाले आपको एक जगह मिलेंगे, और वही ट्रैवलर्स वाली बात कोई यूट्यूब पे आके पढ़ा देगा आपको लगेगा मेरे को उनसे पढ़ना पड़ेगा, किताब नहीं पढ़नी। स्टैंडर्ड बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर SSC CGL। अभी सुन लो, जिस तरीके का पेपर आ रहा है 2024 में, अगर सेम पैटर्न रिपीट होता है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स पे खुद जाना पड़ेगा। टीचर आपको गाइड कर सकता है, बैठ के आपकी किताब खोल के आपके नाम का पढ़ नहीं सकते टीचर। गवर्नर जनरल एक टॉपिक हो गया, स्पेक्ट्रम के लास्ट में अपेंडिक्स दे रखा है, एक बार जाके वो देखो भाई, क्या मज़ेदार चीज़ है। सारे गवर्नर जनरल की काम की चीज़ें वहाँ पे है और वहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं। सिमिलरली हम अलग अलग टॉपिक्स में एकदम डिटेल में जा सकते हैं। एस्टिमेट्स कमेटी, पॉलिटी में पार्लियामेंट का चैप्टर है, वहाँ पे एस्टिमेट्स कमेटी है, वो पढ़ो। DPSP
डिटेल में पढ़नी है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बेसिक सबका पता होना चाहिए। बेनिफिट ऑफ रिटायर प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट चैप्टर है वो पढ़ना आपको। लेकिन ये वाला क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, ये क्वेश्चन ना आप कॉमन सेंस से कर पाएंगे। मतलब कॉमन सेंस एक एग्जाम एप्टीट्यूड होता है, वो डेवलप कब होगा, जब आपको प्रेसिडेंट का चैप्टर आपने थोड़ा सा पढ़ रखा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप समझ पाओगे कि हाँ ये वाहियात चीज़ है, ये हो सकती है। मनी बिल, अलग अलग आर्टिकल्स, ये सारे मैं खुद से नहीं उठा के लाया हूँ, ये सारे मेंस के क्वेश्चन हैं जिनका मैंने ब्रेकडाउन करके सोचा है, समझा है कि मेंस को अपने को कैसे टैकल करना है। मेंस को तोड़ेंगे, मेंस से सिलेक्शन होता है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, राइट टू यूज एनी रेस्टोरेंट, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसके ऑप्शन थे ये 4 तो ये क्वेश्चन अगर आपको बेसिक पता हो 15, 16, 17, मतलब 14, 15, 16, 17 फंडामेंटल राइट में कहाँ कहाँ क्या है, तो आप बड़े आराम से कर ले जाओगे। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन इतना डेप्थ में पूछा है, तो यहाँ पे अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है, अपन बेयर एक्ट को एक बार देखेंगे। बेयर एक्ट को खोलना, उसको प्रिंट करना, एटलीस्ट स्टार्टिंग से लेके आर्टिकल 51A तक फंडामेंटल ड्यूटी, वो आपको प्रिंट करनी है और बेयर एक्ट को वहाँ से पढ़ना है। वहाँ पे आपको 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) सब आपको दिखाई दे जाएगा। अब आप चाहते हो कोई टीचर आके आपको 15(1), 2, 3, 4 करके बता दे, वो है गलत चीज़। क्योंकि आप उनसे एक तरीके से मजदूरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, और खुशी खुशी टीचर कर भी देंगे, क्योंकि फिर बच्चे उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। टीचर को मजदूर नहीं बनाना है। खुद से बेयर एक्ट को पढ़ेंगे एक बार, पूरी बेयर एक्ट पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एटलीस्ट आर्टिकल 51A तक पढ़नी है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 51A तक ही ज़्यादातर क्वेश्चन निपट जाते हैं, और उसके बाद जो बाकी आर्टिकल है उनको डिटेल में ना जाके उनको ऊपर से भी देखना होता है, वो इंडेक्स में आ जाएगा। वो कभी जब पॉलिटी करेंगे अपन डिस्कस, जब समझाता हूँ। तो ऐसे ये बाकी चैप्टर हो गया, जैसे 5 रीट्स आ गई। 5 रीट्स है तो ये सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट का चैप्टर है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मतलब जैसे लक्ष्मीकांत है, पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी होती है, उसका 25% पढ़ना आपको, पूरी देख के डरना नहीं है। सिमिलरली ये क्वेश्चन आया था जब 2023 का था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, सेकंड। तो अगर आपने ये पढ़ा होता और आपने ये देखा कि यार वाइस प्रेसिडेंट एक टॉपिक है, हमें वो कवर करना है, तो एटलीस्ट उनका टाइमलाइन भी पढ़ लेते और वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ लोगे। तो इस साल फिर से वाइस प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन इतना डेप्थ में आ गया कि पढ़ के भी दिक्कत रहेगी, वो डिस्कस करते हैं क्यों। लेकिन टॉपिक क्लियर था, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको पढ़ना है। 2023 में आया, 2024 में आया। सिमिलरली फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक्स है, ये एक बार देख लीजिए। मतलब ये क्वेश्चन है, इनका ब्रेकडाउन यूँ ही होता है। केमिस्ट्री के अलग अलग क्वेश्चन है, इनका ब्रेकडाउन आपको करना आना चाहिए। क्या क्या टॉपिक है, इनर्ट गैस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, एसिड्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, फंक्शनल ग्रुप एक टॉपिक हो गया, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया, तो स्टेट्स ऑफ मैटर वाला क्वेश्चन आ गया। हाइड्रोजन आ गया तो ये पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन आ गया। ये साइंटिस्ट आ गए तो इन साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक्स है जो आपको PYQ से आइडेंटिफाई कर पाओगे। बायोलॉजी में है, विटामिन्स के बारे में थोड़ा डिस्कवरी आ गई, ये बेसिक क्वेश्चन हो गए। एनिमल किंगडम का एक क्वेश्चन हो गया, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये चलता रहता है। तो ये सब टॉपिक्स है जो आप ना PYQ करके आपको समझ आता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। न्यूट्रिएंट्स का हो गया, कैंसर हो गया, अलग डिजीज हो गई। जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, 2023 में इनहेरिटेड डिजीज का क्वेश्चन आया है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब आपको जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ल्यूसेंट में दे रखे जेनेटिक डिसऑर्डर 5, जिम्मेदारी बनती है एटलीस्ट वो 5 तो पढ़िए, और उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि एटलीस्ट वो होता किस किस चीज़ से, कौन सा किस क्रोमोसोम में दिक्कत करने से होता है। अगर आपने ये वाले टॉपिक पे थोड़ा सा डेप्थ में गए होते तो इस बार एक और जेनेटिक डिसऑर्डर का क्वेश्चन आया था। ये नहीं कह रहा वो क्वेश्चन 100% ठीक कर लेते, लेकिन आप एलिमिनेशन से आंसर तक पहुंच जाते। जिस दिन आप ये वाले टॉपिक को पढ़ लोगे और कर लोगे, आपको समझ आएगा वहाँ पे एलिमिनेशन से आप कैसे पहुँचते कैसे। जो बाकी 3 क्रोमोसोम है वो स्टैंडर्ड है, उनकी आपको पता है किससे डाउन होता है, किससे पटाव होता है, किससे एडवर्ड सिंड्रोम होता है,
किससे क्लाइनफिल्टर होता है, किससे क्या होता है, वो आपको चीज़ें कवर, जब आपकी वो वाली अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप एलिमिनेशन से पता कर पाओगे कि जो सी बीमारी आपने नहीं पढ़ी है और जो सा क्रोमोसोम आपको नहीं पता है वो दोनों मैच कर दो, हो गया आंसर। ये इन डेप्थ स्टडी काम आती है, रिटर्न करती है और यही आपको अच्छी रैंक दिलाएगी। तो अभी अपन ने देखा 2022 और 23 सिंपल पेपर थे, कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, बच्चे ठीक स्कोर कर रहे थे। 2024 में ऐसा क्या हुआ कि जीके ने हाहाकार मचा दिया एकदम। हुआ कुछ नहीं है, जो 15 डुएबल थे ना वो तो हो गए 5 डुएबल, मतलब 10 डुएबल, वो 5 डुएबल 5 मीडियम कैटेगरी में एसएससी ने शिफ्ट कर दिए हैं पेपर में। तो अपना ब्रेकडाउन हो गया 10 डुएबल, 10 मीडियम, 5 हार्ड। और मीडियम में क्या चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, पहले जो मीडियम वाले क्वेश्चन होते थे ना वो डिपेंड करते थे कि आपने वो टॉपिक थोड़ा डेप्थ में पढ़ा है या नहीं। अगर आपने वो टॉपिक डेप्थ में पढ़ा होता तो आप उसका आंसर कर देते, लेकिन अब की बार वाले जो मीडियम वाले क्वेश्चन हैं वो डेप्थ भी मांग रहे थे और डेप्थ में पहुंचने के बाद भी आपको ना दो ऑप्शन पे आके आप अटक रहे हो। ज़्यादातर क्वेश्चनों में हुआ है, 10 में से 8 मीडियम वाले क्वेश्चनों में यही है कि 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो लोगों ने इसको नाम दे दिया लक फैक्टर। जो 2 ऑप्शन में जिसका जो ठीक हो गया वो तुक्का लग गया, जिसका जो गलत हो गया वो तुक्का नहीं लगा। तुक्के नहीं है भाई, ये लक फैक्टर नहीं है। उन 2 ऑप्शन में आपकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, किस्मत पे नहीं। और जिनको लगता है ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है तो प्लीज़ जो भी अब आगे मेहनत डिस्कस अपन करने वाले हैं बिल्कुल मत करना, आप किस्मत के भरोसे रहिए। 18 जनवरी के क्वेश्चन जो 2024 वाले मैंने ब्रेकडाउन कर पाया हूँ, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग पे। अभी जो ये ब्रेकडाउन है सबका थोड़ा अलग अलग रहेगा, किसी को कुछ डुएबल का लगेगा, ये डुएबल नहीं है, ये मीडियम है, ये हार्ड है, तो सबका ये सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। तो 18 जनवरी के जो डुएबल क्वेश्चन मेरे को लगे, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये NIN वाला क्वेश्चन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब कुशाना की मथुरा कैपिटल, बैटल ऑफ पानीपत, मुंबई वाला कॉन्टिनेंटलिटी का क्वेश्चन, बुक्स लाइक बंदी जीवन, आनंद मठ, मोनोटोमिक गैस क्या होती है, कौन सी होती है, भारतमाला प्रोजेक्ट की मिनिस्ट्री क्या है, हमारे पहले होम मिनिस्टर कौन थे। ये थे 18 जनवरी के डुएबल क्वेश्चन। जिसने यहाँ पे एक भी क्वेश्चन गलत किया है वो रेस से बहुत पीछे हो गया है पेपर में, बहुत ज़्यादा पीछे, क्योंकि एरर ऑफ स्कोप ऑफ एरर बिल्कुल नहीं था पेपर में। इतना आसान पेपर हो जाता है, मतलब जितना पेपर ज़्यादा आसान होगा वहाँ पे एक गलती उतनी ज़्यादा आपको कॉस्ट करेगी, और डुएबल क्वेश्चन में गलती आप है ये। मीडियम क्वेश्चन जैसे नेशनल वोटर्स डे वाला क्वेश्चन था, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन में क्या अटक रहे थे लोग, प्रेसिडेंट या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मैक्सवेल एंड एम्पेयर लॉ, इसमें एक स्टेटमेंट एम्पेयर लॉ वाली तो सबको पता थी, ठीक है, मैक्सवेल वाली में कन्फ्यूजन हो रहा था ठीक है या गलत है, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन में आगे अटक गए। और ये मैक्सवेल एंड एम्पेयर ये ऐसी चीज़ है जो पीछे हम मतलब फिजिक्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ऐसे ही फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP, इसके 4-5 केस हैं, उनको थोड़ा सा डेप्थ में पूछ लिया। ज्योग्राफी के 3, ज्योग्राफी और इकोनॉमी मिला के 3 क्वेश्चन, मतलब 3 स्टेटमेंट बनाई थी। एक स्टेटमेंट सब काट दे रहे थे, 2 में कन्फ्यूजन हो रहा था। एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, एक वाटर स्प्राउट्स वाला, उसका साथ जो एक और क्वेश्चन ऑप्शन था वहाँ पे 2 में दिक्कत आ रही थी। तो ये देख रहे हो 50-50 ऑप्शन अटक रहे थे यहाँ पे। सेंसस वाला एक क्वेश्चन था, सेंसस में 2 स्टेटमेंट थी, वहाँ पे 50-50 आके अटक रहे थे। पोर्टल का भी क्वेश्चन आया, पोर्टल का बार बार आता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शनों में दिक्कत आ रही थी। मतलब तुक्का मारने के लिए हम ना नाम गैस कर लेते हैं कि ये पोर्टल ये होगा, विकसित भारत है, न्याय है या दूसरा है डिजिटल इंडिया, वो पोर्टल्स में कन्फ्यूजन कर रहा था ये क्रिएट 2 ऑप्शन। वर्ल्ड चेस चैम्पियन ये अलग एक टूर्नामेंट था, इसका विनर कौन था, तो D कुकेश और विश्वनाथ आनंद, इन 2 में लोगों को कन्फ्यूजन हुई। जिनको इन 2 का नहीं पता था उनको 4 में कन्फ्यूजन हुई। एसिड बेस कंजुगेट पेयर वाला क्वेश्चन था, ल्यूइस और ब्रोंस्टेट आयन थ्योरी, ये 2 अलग अलग थ्योरी है। यहाँ पे जो साइंस का बच्चा है वो तो ये कर गया होगा आराम से, उसके लिए आसान था क्योंकि 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, नाम देखते ही पहचान गया होगा। जो साइंस वाला नहीं है उसको यहाँ पे दिक्कत हुई होगी।
ये इंडस्ट्रियल वाला एक क्वेश्चन था 1991 वाला, तो क्वेश्चन के अंदर इंडस्ट्री थी लेकिन ऑप्शन में 2 ऑप्शन इंडस्ट्री वाले थे, तो लोगों ने तुक्का मार के किया होगा ये। अब क्या तुक्का मारा है इसमें, इस 2 ऑप्शनों में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। ये थे मीडियम वाले क्वेश्चन। हार्ड वाले क्वेश्चन, इकोसिस्टम एज बेसिक यूनिट इन इकोलॉजी किसने बोला है, मेरे को बहुत हार्ड लगा। वोल्टर फ्लेमिंग माइटोसिस ईयर, माइटोसिस का पढ़ते हैं कौन से साल में किया, वो थोड़ा हार्ड है। अब क्योंकि इसको लोग मीडियम भी कह सकते हैं क्योंकि वो सारे ईयर वाले ऑप्शन बहुत दूर दूर थे, तो 1800, 1700, 1900 ऐसे करके तुक्का मार सकता था कोई। जो मैंने वो डिजीज़ बताई जेनेटिक डिसऑर्डर, कौन से, ये किस क्रोमोसोम से होती है, हार्ड है। और अगर आपने PYQ को थोड़ा सा पढ़ा है, आपको यहाँ पे एडवांटेज पक्का मिलेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिनरल, इसका मिनरल्स के बारे में क्वेश्चन था, 4 नाम दे रखे थे। जो क्वेश्चन था वो काफ़ी हार्ड था, लेकिन जो बाकी 3 मिनरल है अगर आपने ईमानदारी से उनके बारे में पढ़ा है, आप यहाँ पे एडवांटेज ले जाओगे। देख रहे हो, मतलब ये 2 ऐसे क्वेश्चन थे, अगर आपने इन डेप्थ स्टडी करके मेहनत की है तो आप यहाँ पे एडवांटेज ले लोगे। और इन 2 में एडवांटेज ले लिया, रैंक बहुत ज़्यादा आगे चली गई आपकी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, यहाँ पे 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे या गांधी जयंती। जिसने इंडिपेंडेंस डे मार दिया है वो कहेगा ये क्वेश्चन मीडियम था, मैंने लॉजिक लगा के ठीक कर दिया। जिसने रिपब्लिक डे मारा है वो कहेगा लॉजिक तो मैंने भी लगाया, मेरे को क्या पता उस दिन ये अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। तो कई बार क्वेश्चन हमारे ठीक हो जाते हैं और ठीक होने के बाद हमें लगता है क्वेश्चन वो ईजी या मीडियम है, लेकिन एनालिटिकली अगर हम सोचे, थोड़ा समझे, क्वेश्चन हार्ड था। जिसने ठीक किया उसको मुबारक हो, जिसने गलत किया है ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा मत होना, बस समझना कि आपने गलत क्यों किया है और ये ठीक करने के लिए आप आगे क्या थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। सिमिलरली 20 जनवरी के 10 डुएबल क्वेश्चन, एंटीसीडेंट रिवर का एसिड बेस इंडिकेटर, लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन का एक सिंपल क्वेश्चन, कोपन क्लासिफिकेशन, UNFCCC रियो समिट के बारे में, सेंसस का एक डाटा, SC जज की क्वालिफिकेशन, कूलम्स लॉ की इक्वेशन और जेम्स चैडविक ईयर, मतलब जेम्स चैडविक की डिस्कवरी का ईयर। अब यहाँ पे मैं ईयर को मीडियम मतलब डुएबल में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ये ईयर स्टैंडर्ड सोर्सेज में एकदम अवेलेबल है, रेडीली आपको सामने दिखाई देता है। अब आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी है तो ये गलती मैं आपकी मानूंगा, मैंने भी ये गलत किया है, मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने जीके जाके वो चीज़ें पढ़ी नहीं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है स्टैंडर्ड सोर्सेज को अच्छे से पढ़ना। जहाँ पे जिन्होंने इन 10 में जो गलत किया है, जिनमें 10 में 1 या 2 गलती कर दी है, कंपटीशन से बाहर हो गए सैडली। सिमिलरली 20 जनवरी वाले मीडियम क्वेश्चन क्या है, जैसे UN स्टैटिस्टिक डिवीज़न, इसका क्वेश्चन था, उसका काम क्या रहता है, मतलब उसका एम वगैरह पूछ रखा था, तो 2 ऑप्शन में आगे अटक रहे थे आप। फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP का अगेन केस पूछा गया। साउथ सेंट्रल जोन हेडक्वार्टर पूछा गया, यहाँ पे जबलपुर और सिकंदराबाद, क्योंकि एक साउथ सेंट्रल है एक वेस्ट सेंट्रल है, मतलब अगल बगल में ये दोनों। थोड़ा अपना ज्योग्राफी की नॉलेज से लोग ट्राई किए करने का, लेकिन 2 ऑप्शन में आके अटक रहे थे। सॉफ्टवेयर फॉर लोन अकाउंटिंग, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम पूछा गया था, जैसे पोर्टल का पूछा था ऐसे सॉफ्टवेयर पूछ लिया। तो यहाँ पे मिलान और मिलाप, उन 2 में लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि नाम देख के हम तुक्का तो मार लेते हैं, मिलान होगा या मिलाप होगा। किसी ने मिलान मारा, किसी ने मिलाप मारा। जिसका ठीक हो गया बोला मेरा दिमाग तेज चलता है, जिसका गलत हो गया बोल रहा है मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। तो आप डिसाइड कर लीजिए क्या है। कनिष्का का क्वेश्चन था, कौन सा नंबर ऑफ रूलर थे वो, 3rd थे या 4th थे, SSC को भी नहीं पता, बस पूछ लिया उन्होंने। दरगाह शरीफ पे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत से कौन गया था, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। इन 2 में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब पेपर में मेरे को भी दिक्कत हुई थी, मैंने दिमाग लगाया अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक से पहले थे तो वो गए होंगे, लेकिन बाद में पता लगा मोहम्मद बिन तुगलक गए थे पहले। फर्स्ट न्यूक्लियर पोखरान टेस्ट, यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी, 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ले रहे हो, बाकी जो 2 प्रेसिडेंट हमारे बचे, वो दोनों प्रेसिडेंट पोखरान टेस्ट वाले ईयर वाले टाइम पे दोनों प्रेसिडेंट थे। 2 महीने का गैप था बस उनके टेन्योर में, मतलब पोखरान टेस्ट के और उनके में, तो एक ही साल के दोनों वाइस प्रेसिडेंट पूछ लिए। अब इतना इन डेप्थ पूछ रहा है बंदा एग्जामिनर, तो भाई ये गलत तो कराना चाहता है काफ़ी लोगों से।
लेकिन 2 ऑप्शन तक सब पहुंच पा रहे थे, उसके बाद दिक्कत रहेगी। अगर आप इन 2 ऑप्शन तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो मतलब आपने ईमानदारी से वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक नहीं पढ़ा है और आपने ना हिंट ली है कि PYQ में वाइस प्रेसिडेंट का सीक्वेंस पूछा जा चुका है तो वो पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी जी के अलग अलग आंदोलन थे, उन आंदोलन का क्वेश्चन था। कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन हुई, 1970 1918 में डाउट आया। SSC बोला हमें भी नहीं पता, पता नहीं क्यों नहीं पता उनको। सिमिलरली ये 2 क्वेश्चन, बैडमिंटन शॉट और मैक्सिमम टाइटल्स इन हॉकी। तो अगर किसी को थोड़ा सा स्पोर्ट्स की नॉलेज है, बहुत इन डेप्थ भी नहीं, तो वो बंदा इन क्वेश्चनों को आराम से कर ले जाएगा। जिनको नॉलेज नहीं है वो 2 ऑप्शन में तो पक्का अटकेंगे। तो मतलब मेरे दोनों ठीक हो गए थे। फिर भी मैंने मीडियम में इसलिए रखा क्योंकि पता है सबको स्पोर्ट्स का इतना नहीं पता होता। हमारे रेड्डी जी कौन है, चिराग रेड्डी कौन है, सात्विक कौन है, नहीं पता। श्रीकांत जी अभी प्रेजेंट वाले प्लेयर है या पास्ट वाले प्लेयर है, मतलब सबको इतनी क्लैरिटी नहीं होती है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। सिमिलरली हॉकी फुटबॉल वाले, मतलब ये टाइटल्स में हॉकी और फुटबॉल में लोगों को क्वेश्चन कन्फ्यूजन हुई होगी। जो थोड़ा हॉकी फॉलो करते हैं उनको आइडिया रहेगा, वरना तुक्का भी मार के ठीक किए जा सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन। लेकिन अगेन ये है मीडियम के 10 क्वेश्चन जिनमें 2 ऑप्शन में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। हार्ड वाले क्वेश्चन भी थे, हार्ड में भी 5 थे करीब करीब। एक वो उल्लू का पूछ लिया था, 2018 में कौन सा एंडेंजर्ड कैटेगरी है, जिसने सोचा कि फॉरेस्ट ही होगा, फॉरेस्ट मार दिया, ठीक है। जिसने और कुछ सोच के और कुछ मार दिया, गलत हो गया। क्वेश्चन हार्ड था। थीम ऑफ एविएशन एक्सपो पूछा था, क्वेश्चन हार्ड था, तुक्का मार के ठीक किया जा सकता था। मैंने तुक्का मार के ठीक किया, लेकिन इसका कारण, इसके बदले में हमें ये नहीं करना है कि अब जो थीम्स आएंगी ना, आप करंट अफेयर पढ़ोगे आप हर एक इवेंट की थीम याद करने लग जाओ ना, बिल्कुल नहीं। थीम याद नहीं करनी है, सब जो भी इवेंट है ना उस थीम का एक वर्ड पढ़ना है बस। एट मैक्स इतना याद कर लेना, उस थीम से एक वर्ड कनेक्ट करके पढ़ लो। और जब करंट अफेयर पढ़ो तो बस इतना ध्यान रख लो कि यहाँ थीम एक पूछी जा सकती है तो थीम को रीड कर लो। लिख के याद करके नोट्स बनाने लगोगे, बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा सिलेबस बढ़ जाएगा आपका। अमीनो एसिड है, ये एक ऐसा टॉपिक है, थोड़ा सा अपने को अमीनो एसिड का क्वेश्चन आ गया, डेप्थ में आ गया है, तो अपनी जिम्मेदारी बनती है जो भी 18-20 अमीनो एसिड होते हैं उनके बारे में 2-3 लाइन पढ़ना। NCERT में दे रखी है, एटलीस्ट NCERT में जाके वो देखना। मैंने देखी नहीं है लेकिन मैं अब जाके देखूंगा। बायोलॉजी की NCERT में दे रखी है, मैं इंजीनियर हूँ लेकिन अब बायोलॉजी की NCERT ऊपर से एटलीस्ट पढ़ेंगे ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि मैं आपको पूरी 12th की NCERT उठाइए और पढ़िए ना, अमीनो एसिड तो पढ़ लीजिए वहाँ से। बाकी टीचर्स आपको डराने लग जाएंगे कि लोग ये कहते हैं कि एक टॉपिक आ गया अमीनो एसिड तो पूरी NCERT पढ़ने लगो। भाई मूर्ख नहीं है हम पूरी NCERT पढ़ेंगे, दिमाग है हमारे में। NCERT से हम अमीनो एसिड टॉपिक तो एटलीस्ट पढ़ लेंगे, और ऐसे आपको और कोई टॉपिक दिखे तो आप वो पढ़ लो। टीचर पे डिपेंड नहीं रहना आपको। मोजाइक मॉडल का ईयर पूछ लिया गया, तो ये ईयर के ऑप्शन थे काफ़ी क्लोज 1960 और 1972। इन दो में मेरे को कन्फ्यूजन हो रही थी, तुक्का ही मार रहा था एक तरीके से। तो अब इसका मतलब ये नहीं है अपने को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स हर डिस्कवरी का ईयर अपने सीक्वेंस में लिखेंगे, याद रखेंगे। अगर वो करने लग गए ना, 70 तो केमिस्ट्री के ईयर याद लिख लोगे आप, 50 फिजिक्स के और 100 बायोलॉजी के, तो 320 तो साल आप याद करने बैठ जाओगे। वो नहीं करना है। जो भी PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है अपने को सिर्फ उनके ईयर लिख लेने हैं, और वो भी उनके लिखेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे। समझ रहे हो, मतलब प्रायोरिटी देनी है चीज़ों को। कोई टीचर आगे आपको एक कंपाइलेशन दे दे, वो तो 3 पेज की कंपाइलेशन दे देगा। एक पेज में सारे केमिस्ट्री के ईयर लिख देगा डिस्कवरी के साथ, एक पेज में सारे फिजिक्स के लिख देगा, एक पेज में सारे बायो के लिख देगा। कल को क्वेश्चन आएगा ऐसा, वो कह देगा मेरे नोट्स में है। लेकिन वो देखो ना, आप इसके लिए आप 350 ईयर याद करने के लिए दे रहे हो बच्चों को। 350 नहीं तो 200 तो दोगे ही दोगे, नहीं होते इतने याद। PYQ जब करोगे तो जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है उनके ईयर को प्रायोरिटी देना है। इस साल ईयर के बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो हर डिस्कवरी का ईयर याद करने मत लग जाना। इम्पोर्टेंट डिस्कवरी जो SSC पूछता है अपने क्वेश्चनों में, उन डिस्कवरी के ईयर याद करने हैं आपको। और अगर उनके बियॉन्ड आएगा, 5 हार्ड क्वेश्चन है, छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, छोड़ देना, गलत कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली
लॉ ऑफ लेवर एंड पुली किसने दिया? मैंने आज तक पढ़ा नहीं था, लेकिन अब बाद में पता लगा, अपने महान साइंटिस्ट थे, काफ़ी बार इनके बारे में काफ़ी पढ़ा है। सो मेंस के बाद मैंने टीयर 1 का एनालिसिस किया, टीयर 2 का एकदम इन डेप्थ एनालिसिस किया। उसके बाद मेरी फाइंडिंग्स क्या है अब वो डिस्कस करते हैं। एसएससी के लिए जो पहला रूल है जो मैं बनाना चाहूँगा, टारगेट द डुएबल्स एंड मीडियम क्वेश्चन। जो ये 20 क्वेश्चन है ना, डुएबल एंड मीडियम, ये टारगेट करना है। अगर कल को इनका नंबर 20 की जगह 17 हो जाए तो हमें वो 17 टारगेट करने हैं। अगर इनका नंबर 15 हो जाए तो हमें वो 15 टारगेट करने हैं। नेवर रन आफ्टर हार्ड वंस। हार्ड क्वेश्चनों के पीछे भागना नहीं है, जब वो ठीक होने होंगे हो जाएंगे। डुएबल और मीडियम की नॉलेज ही उनको ठीक कराएगी, ये मैं बता रहा हूँ अभी। डुएबल में हमें 100% एक्यूरेसी मेंटेन करनी ही करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन गलत करना इक्वल टू सिलेक्शन को लात मारना। मीडियम में सारे क्वेश्चन ठीक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, 70% एक्यूरेसी रखने की ट्राई कीजिए। और 70% एक्यूरेसी के लिए मीडियम को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, डर के भागना नहीं है। उत्तर की जगह 60% में भी चल जाएगा काम, 80% होगी तो बल्ले बल्ले। ये सब चीज़ें होंगी कैसे? जब आप बेसिक सोर्सेज को पढ़ोगे और PYQ से एनरिचमेंट करोगे। इसको अपन आगे डिस्कस करते हैं ये कैसे करना होता है। और जो ये मीडियम में आपका 50-50 अटकता है ना, इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, आपको रेलेवेंट टेस्टों की प्रैक्टिस करनी है और उनको प्रैक्टिस करने के बाद उसका एनालिसिस करना है। लोग कई बार क्या करते हैं, आपने टेस्ट दिया, आपके नंबर हाई आ गए, जो आपके क्वेश्चन गलत है बस उनको देखने लग जाते हैं कि ये मेरा गलत क्यों है। एक बार 25 क्वेश्चन है, 25 को देखना आपने ठीक क्यों किया, गलत क्यों किया। जब आपको समझ आने लग जाएगी ना कि ये तुक्के से मेरे ठीक हो रहे हैं क्वेश्चन, तब समझ आएगी चीज़ें थोड़ा, मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए तब आप जा पाओगे। वरना क्वेश्चन आपका ठीक हो गया और आपने ये मान लिया ये तो मेरा कारनामा था, मैं करिश्मा ही बन चुका हूँ इसलिए मेरा क्वेश्चन ठीक हो रहा है, पेपर में लटक जाओगे। तो हमें रेलेवेंट टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें कई बार आप ना बीच बीच में मॉक्स देते हुए कई बार इररेलेवेंट टेस्ट भी देख लोगे। इररेलेवेंट का क्या रहता है, जब आपके क्वेश्चन गलत होंगे ना, आप ये सोचना क्या इतने हार्ड क्वेश्चन, क्या इतने इररेलेवेंट टॉपिक से इतने डेप्थ में एसएससी एग्ज़ाम में देता है? 5 देता है वो। अगर वो 5 से ज़्यादा नंबर है ना, मतलब उसने 15 कर दिए है इररेलेवेंट और फिर आपके नंबर कम आ रहे हैं, डरिए मत, बस ऊपर से देखिए, आगे बढ़िए। जो हार्ड क्वेश्चन होंगे अपने असली पेपर में, वहाँ पे 3+ नंबर भी आप ले आए, बहुत बढ़िया है। तो अगर अपन इस रूट पे चले और ये एनालिसिस समझे तो देखो 10 अपने को ईजी है ठीक करने हैं। मीडियम में 70% एक्यूरेसी चाहिए, 7 ठीक हो गए। हार्ड में तो मैं कह रहा हूँ आप एक ही ठीक कर लो और हार्ड के 2 क्वेश्चन छोड़ दो और 2 गलत कर लो, तो ओवरऑल अपना ये रहेगा 5 गलत 2 छोड़े हुए 18 ठीक। इससे आपका स्कोर आ जाएगा 49। बहुत ज़्यादा बढ़िया स्कोर है इसके अकॉर्डिंग। अब जैसे जैसे आप इजी और मीडियम में गलतियां करने लग जाओगे, आपका स्कोर नीचे जाता रहेगा। और यहाँ पे स्कोर नीचे जाना इस साल के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक क्यों है, क्योंकि बाकी 3 सब्जेक्ट में जो अच्छे स्टूडेंट हैं सिमिलर स्कोर रहा है। इस सब डिस्कशन के बाद, ये सब जानने के बाद, अगर मेरे को एसएससी सीजीएल 2025 देना होता तो मैं क्या स्ट्रेटजी लगाता अपने एग्ज़ाम के लिए, ये हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 आपको ठीक लगाओ तो बताना, आई विल बी वेरी हैप्पी कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि जीके का गेम क्या होता है और जीके में कैसे हमें चीज़ें ध्यान रखनी होती है। पार्ट 2 में आपको क्लैरिटी और अच्छे से मिलेगी, आपको क्या करना है ये क्लियर हो जाएगा काफ़ी जल्दी। पार्ट 2 वाला भी मैं मतलब पार्ट 2 भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जल्दी से लेके आ रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।